हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग और आज है इसकी 8th क्लास। आपने इससे पहले के अगर 7 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको देख लेना। ठीक है, ओके। कहाँ मिलेंगे वो आपको? प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगी एक प्लेलिस्ट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम से। वहां पे सीरियल ऑर्डर से सारे चैप्टर्स लगे हुए हैं, आप उनको देख लेना। नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए। इससे पहले वाले चैप्टर, इस चैप्टर के और आने वाले चैप्टर सबके नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए बच्चों, अभी तक ये सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देख लिया, प्रोसेस देख ली, फंक्शनल देख लिया, डिविजनल देख लिया, फॉर्मल देख लिया, इनफॉर्मल देख लिया और हमने डेलीगेशन भी देख लिया। लास्ट क्लास के अंदर हमने डेलीगेशन पढ़ा था। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। इसके अंदर हमने 3 एलिमेंट देखे थे, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और इसकी 6 इंपॉर्टेंस भी हमने देख ली थी। आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा इस वीडियो के अंदर, आप जाइए, आपको याद भी हो जाएगा। ओके, आज जो बच्चों हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। तो कभी क्वेश्चन आता है डेलीगेशन का, कभी क्वेश्चन आता है डिसेंट्रलाइजेशन का, लेकिन बच्चे क्लैरिटी नहीं ला पाते कि किसकी बात हो रही है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 9 इस बुक का या नोट्स का, डिसेंट्रलाइजेशन। तो बिना टाइम को वेस्ट करे टॉपिक पर सीधा जंप करते हैं। देखो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। क्लियर हो रहा है? ओके। तो बच्चों, आगे टॉपिक हमारे सामने डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो बच्चों, डेलीगेशन के अंदर हमने एक बात देखी थी और वो क्या थी कि कोई भी मैनेजर सारे काम खुद नहीं कर सकता है। वो इम्प्रैक्टिकेबल होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि सारे काम वो खुद से कर ले। जब जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है तो हमको काम दूसरों को बांटना पड़ता है। ये हमने सीखा था डेलीगेशन के अंदर। तो हमने देखा था डेलीगेशन के अंदर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम सौंपता है, अथॉरिटी देता है और उससे काम करवाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि डेलीगेशन के अंदर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी है वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मतलब ये टॉप मैनेजमेंट के पास कुछ पावर होंगी, मिडिल मैनेजमेंट के पास कुछ पावर होंगी, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल के पास कुछ पावर होगी, और वो पावर उनको हमने परमानेंटली ही दे दी है। इस चीज को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में दो लोग होते हैं, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। समझ में आ रही है चीज? एग्जांपल के तौर पे देता हूं। जैसे आपको पापा ने कुछ बोला, बेटा काम करके दे, तो पापा ने आपको डेलीगेशन किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन बिजनेस के अंदर दादाजी के पास कुछ पावर्स हैं, पापा के पास कुछ पावर है, आपके पास कुछ पावर है, और पावर का इस्तेमाल आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इस चीज को बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। रीड करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर किसी ना किसी के पास होती है। कुछ टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, कुछ मिडिल मैनेजमेंट के पास होती है, कुछ लोअर लेवल के पास होती है। क्लियर हो रहा है? ओके। लेकिन अगर सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, आई रिपीट, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन या सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, तो उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। मतलब सारे जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी ले रही है, टॉप मैनेजमेंट ले रही है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ये टॉपिक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सारे डिसीजन कौन ले रहा है? टॉप मैनेजमेंट ले रहा है। और वेयर एज जब ये सारे डिसीजन को हम पूरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग में, उससे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है दोनों पॉइंट? क्लियर? अच्छा, रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। Those organization in which decision making authority lies with the top management are termed as centralized organization. क्लियर हो गया? जब सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रहा है उसे बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। Whereas जब सारी चीजें लोअर लेवल तक शेयर कर दी जाती हैं उसे बुलाया जाता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? ओके। अब देखो बच्चों, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। हमारे सामने दो डेफिनेशन दे रखी है डिसेंट्रलाइजेशन। पहली डेफिनेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें भी हम डेलीगेशन नहीं कर रहे, इसमें भी हम बांट ही रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे, लेकिन थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। डेलीगेशन के अंदर क्या था? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बस ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में।
Decision making is authority shared with lower level and consequently to the place of nearest point of action. इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, अगर कोई वर्कर्स काम कर रहा है तो वर्कर्स का काम करने की जिम्मेदारी को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी हमारे लोअर लेवल पर होती है, सुपरवाइजरी लेवल पर होती है, तो वो पावर हम उनको दे देते हैं। टॉप मैनेजमेंट अपने पास वो पावर नहीं रखता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां पर एक्चुअल में काम हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी होगी वो उसके पास ही रखी जाएगी। तो अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वर्कर्स को संभालने की जिम्मेदारी सुपरवाइजर को दी जाएगी, टॉप मैनेजमेंट अपने पास नहीं रखेगा। समझ में आया? और इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हम चेन ऑफ कमांड की वजह से नीचे पुश करते हैं। मतलब ये कि टॉप से मिडिल पर आ रही है अथॉरिटी, मिडिल से लोअर लेवल पर जा रही है। डिसेंट्रलाइजेशन, नीचे की तरफ पावर जाती है। क्लियर हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन लगभग सेम है, बट डिफरेंस ये है डेलीगेशन एक पर्सन दूसरे पर्सन के संग करता है और डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सारे लेवल्स में होता है, सिस्टमेटिकली होता है। अगली डेफिनेशन क्या दे रखी है, ध्यान रखना ये डेफिनेशन की कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और दूसरा क्या, delegation or decentralization refers to systematic efforts to delegate the lowest level of authority except that which can be exercised at central points. क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन के हम सिस्टमैटिक एफर्ट्स मारते हैं जिससे लोअर लेवल तक उनकी पहुंच जाए, उनकी अथॉरिटी पहुंच जाए, बस वो नहीं देते हैं जो सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन लेगी। मतलब ये इंपॉर्टेंट डिसीजन सेंट्रल अथॉरिटी मतलब टॉप मैनेजमेंट अपने पास रखेगा, बाकी सारा वो दे देगा, बांट देगा कि तुम संभालो बिजनेस को। क्लियर हो गया? तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद करनी है डिसेंट्रलाइजेशन की। पहले उसमें कीवर्ड क्या है, थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे में क्या है, सिस्टमैटिक एफर्ट। ठीक है, ये दो कीवर्ड है, इसको आप याद करना। ठीक है, ओके। आगे क्या दे रखा है, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ भी चीज जिससे सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है वो डिसेंट्रलाइजेशन है, और कम हो रही है तो सेंट्रलाइजेशन है। मतलब ये, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो पावर उसको दे रहे हैं, जब उसको पावर दे रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट या जूनियर की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती है, और सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, तो लोअर लेवल के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी कोई औकात नहीं रहती। क्लियर हो गया? ओके। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब समझ में हमको आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर वो टाइम पास वाला एग्जांपल दे रखा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते क्या लिखा हुआ है। When organization is centralized, कब ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होता है, जब सारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हायर लेवल मैनेजमेंट के पास होता है, टॉप मैनेजमेंट के पास होता है, और जब इसको हम डेलीगेट कर देते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। टाइम पास वाली बात बोली हुई है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली ना तो सेंट्रलाइज हो सकता है ना ही डिसेंट्रलाइज होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है, हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। समझ में आ रही है ये चीज? ओके। आगे क्या बात लिखा हुआ है कि बस इन्होंने बात बोला है कि इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ना तो सारी चीजें सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ना ही सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेना चाहिए, और बाकी जो रूटीन डिसीजन है वो लोअर लेवल मिडिल लेवल ले ले तो भी चलेगा। क्लियर हो गया बच्चों को पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग? ओके। की बड़ा को पता लग गया, वहां पे सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट है, यहाँ पर क्या, थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके। अब बच्चों बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी क्यों है, इससे हमको क्या फायदा पहुंचने वाला है, एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, ठीक है ना, उसको स्टार्ट करना खुद से। तो क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग सबऑर्डिनेट। दिस इज बिकॉज लोअर मैनेजर्स are given freedom to take their own decision, they learn to depend upon their own judgment। अब देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, मुकेश अंबानी पूरे रिलायंस ग्रुप को संभाल रहे हैं और उनके ऑफिसेस पूरी दुनिया भर में, मान के चलो वो मुंबई में बैठे हुए, आगरा में एक रिलायंस का ऑफिस है, और उस ऑफिस के अंदर किसको नौकरी देनी है किसको नौकरी नहीं देनी है, किसका काम है, मुकेश अंबानी का काम है, या मुंबई में जो लोग टॉप मैनेजमेंट के लोग बैठे उनका काम है, या फिर आगरा ब्रांच का हेड है उसका काम है, आगरा जो ब्रांच है उसका हेड है। मतलब वो पावर इसको दे दी गई है, एकदम लोअर लेवल पर दे दी गई है। मतलब ये, अब जो ब्रांच मैनेजर होगा वो अपने हिसाब से अपना जजमेंट लेके लोगों को हायर करेगा या लोगों को फायर करेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे वो इनिशिएटिव डेवलप कर रहा है, वो खुद से कोशिश कर रहा है अपने जजमेंट पर भरोसा करने की कि हाँ मैं इस काम को करने के लिए काबिल हूं। दे आर कॉन्स्टेंटली
चैलेंज एंड डेवलप देयर सॉल्यूशन, मतलब उनको कॉन्स्टेंटली चैलेंज मिलता है, उनको खुद से संभालना पड़ता है क्योंकि वो अब ऊपर से परमिशन नहीं ले रहे हैं, अब उनके पास पावर है डिसीजन लेने की, तो उनको चैलेंज दिया जाता है कॉन्स्टेंटली, वो सिचुएशन में ऐसी होते हैं, उनको सॉल्यूशन खुद पैदा करना होता है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। और जो ये लोग कर पाते हैं उनको आगे चल के हम क्या बना देते हैं, डायनेमिक लीडर बना देते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशन ले पाते हैं। क्या बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि इनिशिएटिव कैसे डेवलप होता है, क्योंकि अब उनको ऊपर परमिशन लेने की जरूरत नहीं, उनके पास फ्रीडम है, वो डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो जब वो डिसीजन खुद ले सकते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करेंगे तो इन फ्यूचर उनको प्रमोशन मिल सकता है और वो हायर पोजीशन पर जा सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, ओके। दूसरा उसी से लिंक्ड है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। रीड करते क्या दे रखा है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। देखो क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन गिव्स देम अ चांस to prove their abilities and create a reservoir for qualified manpower who can be considered to filling up more challenging position through promotion। मतलब ये जब आपको डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको पावर दे दी गई, आप अपने हिसाब से इस काम को संभालो, जो आपको लगता है आप ठीक आप वो करो, तो उस केस में क्या होता है, आप प्रूफ कर पाओगे कि आप में काबिलियत है कि नहीं। और आपने प्रूफ कर दिया कि काबिलियत है तो हम मान के चलेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं कि इन केस जब हमको फ्यूचर पोजीशन, बड़ी पोजीशन हमारे पास खाली होगी या हमको नई ब्रांच ओपन करनी होगी, नई कंपनी ओपन करनी होगी, तो हम आपको प्रमोट करके वहां पर डाल सकते हैं। मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन करने से हम मैनेजर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन फ्यूचर वो हायर पोजीशन ले पाएंगे थ्रू प्रमोशन। क्लियर हो गया। इट इज ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई हु मे नॉट बी सक्सेसफुल इन एज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात बहुत अच्छी बोली है, इससे हम पता लगा पाएंगे कौन काबिल है और इससे हम ये भी पता लगा पाएंगे कौन काबिल नहीं है, कि जिसको मान के चलो फ्यूचर में सोचे हैं कि भैया ये ऊपर जा सकता है, पता चला वो तो ना काबिल इंसान निकला, वो उतना कॉम्पिटेंट है ही नहीं कि वो चैलेंजिंग पोजीशन या चैलेंजिंग टास्क को हैंडल कर पाए। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम डिसेंट्रलाइजेशन से हम अपने टीम को एजुकेट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं जिससे वो रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल कर पाए। क्लियर हो गया आपको बच्चों अच्छे से, पक्का? कोई भी डाउट हो तो बताओ फटाफट से। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, इसकी दो इंपॉर्टेंस देख ली। पहला इंपॉर्टेंस देखा कि वो इनिशिएटिव को स्टार्ट करता है, दूसरा वो मैनेजरियल टैलेंट बनाता है। कोई भी डाउट? पक्का आगे बढ़े, ओके। तीसरी जो बच्चों इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन करने की, क्या है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। हमने एक चीज पढ़ी थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ये होती है कि प्रोसीजरल डिले होता है क्योंकि हमको स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है, पहले उससे पूछो फिर उससे पूछो फिर उससे पूछो, प्रोसीजर में डिले हो जाता है। तो उसका एक इलाज है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिसीजन कौन ले रहा है, टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, तो टॉप मैनेजमेंट तक बात जाएगी, वो परमिशन देंगे, उस चक्कर में जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो स्लो हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग भी काफी धीरे हो जाएगी, रिस्पॉन्स आने में काफी टाइम लगेगा। क्लियर हो गया। और इससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को तुरंत बदलना पड़ता है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट बताएगा तब बदलेंगे, तो ऐसे केस में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन है वो नियरेस्ट लेवल पर हो जाते हैं। मतलब अगर आप सुपरवाइजरी लेवल पर हो तो आपके जस्ट ऊपर वाला डिसीजन ले लेगा, अगर आप वर्कर हो तो आपके ऊपर वाला जो सुपरवाइजर वो आपके लिए बिहाफ पे डिसीजन ले लेगा, उसको बार बार ऊपर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। आप मान के चलो आगरा में किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो वो आगरा ब्रांच के हेड को छुट्टी मांगेगा, ना कि वो दिल्ली के बैठे रीजनल ऑफिस में, ना कि वो मुंबई में बैठे हेड ऑफिस में छुट्टी मांगेगा। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो तुरंत हो जाती है। समझ में आ रही पॉइंट? वो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन आर टेकन एट लेवल विच आर नियरेस्ट टू द प्लेस पॉइंट ऑफ एक्शन एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मेनी लेवल्स। आपको अपने ऊपर बार बार ऊपर पूछने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत ही डिसीजन ले पाओगे और ऐसे केस में जो काम करने का प्रोसेस है वो काफी तेज हो जाता है और आपको टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ता। क्लियर हो गया? क्विक डिसीजन मेकिंग। पहला इनिशिएटिव डेवलप करता है, आप खुद से जजमेंट लेते हो, काम करते हो। दूसरा क्या करता है, मैनेजरियल टैलेंट बनाता है। क्लियर हो गया? फ्यूचर में आप अच्छी पोजीशन ले पाओगे, पता लग जाएगा कौन काबिल है कौन काबिल नहीं। और तीसरा हमने देख लिया जल्दी डिसीजन मिल जाता है। क्लियर हो गया? ओके।
फोर्थ बच्चों जो इंपॉर्टेंस है वो डिसेंट्रलाइजेशन के एकदम सेम टू सेम है। वहां पे इफेक्टिव मैनेजमेंट था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, जब भी काम को हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, जैसे मान के चलो टॉप मैनेजमेंट ने काम डिसेंट्रलाइज करके मिडिल मैनेजमेंट को दे दिया, मिडिल मैनेजमेंट ने काम डिसेंट्रलाइज करके किसको दे दिया, लोअर लेवल को दे दिया, और लोअर लेवल ने डिसेंट्रलाइज काम करके किसको बांट दिया, उस वर्कर्स में बांट दिया। तो अब बार बार उन पे नजर मारने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, कंटिन्यूसली नजर नहीं मारनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको पावर दे रखी है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपने हिसाब से काम करो। तो कंटिन्यूसली उन पे निगरानी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम जो टाइम बचेगा वो हम अच्छी जगह पर यूटिलाइज करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो हेडेक है वो कम हो गया। क्लियर हो गया, सारे छोटे मोटे काम हमने सौंप दिया, हमको कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं करना, और जो टाइम बचेगा हम इंपॉर्टेंट मैटर्स पे लगाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन diminishes the amount of direct supervision exercised by superior because they are given freedom to act and decide ability within the limits set by the superior। आपको जो सुपीरियर ने आपको जो लिमिट दी है, आपको पावर दी है, उसके अंदर रह के आप डिसीजन ले सकते हो, तो डायरेक्टली आपको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन से टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम होता है जिससे वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन पर ध्यान दे पाए। लिखा हुआ ना, दे कैन डिवोट टाइम टू इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, चाहे जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ऑपरेशन इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया। और क्या लिखा हुआ है, if in fact decentralization is greatest when checking required on decision taken by the lower level management is least। क्या लिखा हुआ है, फिर से रीड करते हैं। in fact decentralization is greatest when checking required on decision taken by lower management of least। मतलब ये कि ऑब्वियस सी बात है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन ले रहा है, टॉप मैनेजमेंट वाला को डिसीजन ले रहा है, मैनेजमेंट वाला भी डिसीजन ले रहा है। तो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके डिसीजन कौन लेता है, लोअर लेवल। लोअर लेवल का डिसीजन कौन लेता है, मिडिल वेल। मिडिल वेल का डिसीजन कौन लेता है, टॉप पर। तो उन्होंने बोला है कि अगर हमको लोअर लेवल वाले डिसीजन को मॉनिटर नहीं करना पड़ा, बाबा चेक नहीं करना पड़ा, तो मतलब हमारा काम बढ़िया चल रहा है। सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से डिटेल में समझाता हूँ। अगर मान के चलो मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है और आगरा में हमारी एक ब्रांच है, तो आगरा की ब्रांच कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर हम उसकी चिंता कम कर दें और हमारी चिंता अगर कम हो गई है, तो मतलब हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बढ़िया हो रहा है। अगर हमको बात बात पे आगरा की परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ रहा है, आगरा के डिसीजन को मॉनिटर करना पड़ रहा है, मतलब हमने डिसेंट्रलाइजेशन बेकार किया है, हमने फालतू में उसको अथॉरिटी दे रखी है जो कि किसी काम की नहीं है। जब सारा काम हमने ही देखना है तो फिर उसको पावर देने की जरूरत ही क्या थी। तो अगर हमने उसको पावर दे दी है और हमको बार बार टेंशन नहीं लेनी पड़ रही, हमको बार बार चेक नहीं करना पड़ रहा कि वो काम सही से कर रहा है कि गलत कर रहा है, मतलब हमने डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा किया है। वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। इफ द टॉप मैनेजमेंट डज नॉट चेक द वर्क ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, या कम चेक करता है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा हुआ है। और अगर बाबा चेक करना पड़ रहा है तो भैया फायदा नहीं था ना डिसेंट्रलाइजेशन, वो काबिल लोग नहीं है, उनको निकालो, किसी और को लाओ। क्लियर हो गया। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, पॉइंट क्लियर, ओके। दो इंपॉर्टेंस और बच्चे, उसके बाद हमारा सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट ग्रोथ। तो ये सेम टू सेम पॉइंट हमारा किसके अंदर था, डेलीगेशन के अंदर भी था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, एज वेल एज डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम पावर किसको दे रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट को दे रहे हैं, लोअर लेवल को दे रहे हैं, और ये उनको अलाउ करता है कि वो अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट के हित में जो डिसीजन ले पाए वो ले सकते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है डिपार्टमेंट्स के बीच में कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस कंपटीशन की वजह से काम बहुत बढ़िया होने लग जाता है, प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, कंपनी बहुत ज्यादा पैसे कमाती है और वो प्रॉफिट कमाने के बाद एक्सपेंड भी कर देती है। मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन करने से हम क्या करेंगे, उनको पावर देंगे, फिर वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। अपना डिसीजन खुद लेंगे तो कंपटीशन आ जाएगा, मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं, तो लोग बेहतर बनने की कोशिश में काम बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। काम बढ़िया करेंगे तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी, कंपनी ग्रो हो जाएगी। तो ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन से हम ग्रोथ को भी बढ़ावा देते हैं। क्लियर हो गया, बहुत सही। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, बेटर कंट्रोल।
डिसेंट्रलाइजेशन से हम कंट्रोल अच्छा कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? रीड करते हैं। Decentralization make it possible to evaluate performance at each level and the department can be individually held accountable for the result. मतलब ये कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप जिस लेवल पर हो उसके जस्ट ऊपर वाला आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लेगा, आपको सबसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोअर लेवल पर हो तो मिडिल वाला आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लेगा। अगर आप वर्कर हो तो सुपरवाइजरी लेवल वाला, लोअर लेवल वाला आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लेगा। प्लस जिसको आपने पावर दी है, अब आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, बुरी परफॉर्मेंस के लिए। अच्छी परफॉर्मेंस है तो रिवॉर्ड दोगे और बुरी परफॉर्मेंस है तो उसको पनिशमेंट दोगे। तो मतलब ये आप इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हो कि अब आप आंसरेबल हो इस काम को करने के लिए। जैसे मान के चलो मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है, आगरा हमारी ब्रांच है, तो आगरा का ब्रांच का जो हेड होगा, जिसको हमने पावर डिसेंट्रलाइज कर रखी है, अब वो आगरा की ब्रांच की परफॉर्मेंस के लिए आंसरेबल होगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भी वो आंसर करेगा, बुरी परफॉर्म कर रही तो भी वो आंसर करेगा। तो मतलब ये इन शॉर्ट हम अब कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर पाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी ब्रांच कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे गोल्स को अचीव करने में। क्लियर हो गया? और इस तरीके से हम फीडबैक लेके अपनी परफॉर्मेंस को और भी इंप्रूव कर सकते हैं इन फ्यूचर। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करता हूं, डिसेंट्रलाइजेशन करने से हम ये भी चेक कर पाते हैं कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे हमने बोला ना, आगरा की ब्रांच कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, मथुरा की ब्रांच इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, दिल्ली की इतना कर रही है, जयपुर कितना कर रही है। तो क्लियरली पता लगता है कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी ब्रांच हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और आगे चल के उनसे हम फीडबैक लेके ऑपरेशंस को उस एरिया में इंप्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? आपको पॉइंट अच्छे से? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा प्यारा सा डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर सिस्टमैटिक एलोकेशन होता है किसका? अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और हमने इसकी कितनी वो देख ली इंपॉर्टेंस? हमने इसकी देख ली 6 इंपॉर्टेंस देख ली। पहला इनिशिएटिव, दूसरा मैनेजरियल टैलेंट, तीसरा क्विक डिसीजन मेकिंग, चौथा हमारा रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, पांचवा हमने क्या देख लिया कि ग्रोथ फैसिलिटेट करता, और लास्ट हमने देखा बेटर कंट्रोल भी कर पाता। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे इस चैप्टर की लास्ट क्लास में। बस एक लास्ट क्लास और बची जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज भी करना है। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम एक वन शॉट लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें 1-1.25 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।